हर बार एक इंक्वायरी होती है नहीं होती, किसी को कुछ पता नहीं है। और जाहिर सी तौर पर बात यह है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती तो उससे कोई लर्निंग नहीं होती, उससे कोई सबक नहीं मिलता। तो इसलिए ये मुठभेड़ें होती रहती है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ पर यह कहना है राहुल पंडिता का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 5 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। अकेले महाराष्ट्र से आए 57,000 मामले। सीएम उद्धव ठाकरे ने वीकेंड पर लगाया लॉकडाउन। वहीं यूपी में सख्त हुआ कोरोना मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाने का नियम। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में होगा आईपीएल मैचों का आयोजन। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया कंफर्म। कहा, हमने राज्य सरकार से ली है इजाजत। टूर्नामेंट के कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच कर रही एनआईए को मिले रिश्वत के लेन देन से जुड़े दस्तावेज। इनमें मुंबई पुलिस और नौकरशाही में कुछ अधिकारियों को हर महीने दी जाने वाली रिश्वत का जिक्र। दस्तावेजों की जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई की भी मदद ले सकती है एनआईए। 5 राज्यों में 6 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए थमा चुनाव प्रचार। बंगाल में 3 जिलों की 31 और असम में 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वहीं केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए होगा मतदान। कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा ट्रायल के लिए जज का नाम। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आए घोटाले की 2014 से लंबित है सुनवाई। शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगे थे ट्रायल कोर्ट के 5 जजों के नाम। अब खबरें काम की। हरियाणा सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से लेना होगा एनओसी। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को बंद रहेगा ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। सोमवार से शनिवार तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगा मंदिर। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, देश में नक्सलवाद की समस्या का खत्म न होना। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में हुए भारी नुकसान ने नक्सल समस्या पर काबू पाए जाने के दावों पर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजापुर और सुकमा की सीमा के जंगलों में कुख्यात नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा को पकड़ने गई सुरक्षा बलों की टीम को 3 तरफ से घेर कर नक्सलियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उचित जवाब दिया जाएगा। राहुल पंडिता जी, सरकार ने अभी 2 महीने पहले ही संसद में कहा कि पिछले 5 साल में नक्सली हमले की घटनाओं में 47% की कमी आई है और ये समस्या अब 9 राज्यों के 53 जिलों तक ही सीमित रह गई है, जबकि 2013 में ये 10 राज्यों के 74 से ज्यादा जिलों में थी। इस दावे के 2 महीने के भीतर ही इतनी भीषण मुठभेड़, आखिर इस समस्या पर काबू क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि नक्सली ताकत में काफी कमी आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से जो उनका गढ़ है, जो उनका बैस्टियन रहा है काफी सालों से, छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, साउथ बस्तर का जो इलाका है जिसमें ये कल की मुठभेड़ भी हुई है, इसमें सुरक्षा बल जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी हद तक अंदर घुस आए हैं। अंदर उन एरियाज में घुस आए हैं जहां
आज से 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन वहां जाएगा अंदर सुरक्षा बलों के रूप में। तो ये कामयाबी तो हासिल हुई है। अगर आप देखेंगे बस्तर के थ्रू जो मेन प्रभावित एरिया है उसमें एक सड़क का निर्माण काफी वर्षों से चल रहा है और काफी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। अब जब सड़क बन गई है तो सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी काफी इजाफा हुआ है। ये हमने कमोबेश सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पर बाकी एरियाज में भी देखा है जो नक्सल प्रभावित रहे हैं। मिसाल के तौर पर मलकानगिरी, जहां आपको याद होगा 2011 में नक्सलियों ने वहां के डिप्टी कलेक्टर मेरे मित्र श्री विनील कृष्णा का एब्डक्शन किया था। वहां भी एक पुल बना गुरुप्रिया रिवर के ऊपर जिससे सुरक्षा बलों की आवाजाही में काफी फायदा हुआ और डेवलपमेंट के कार्य वहां तक पहुंचाने में काफी इजाफा हुआ। लेकिन ये भी साथ में कहना होगा कि ये मुठभेड़ें जो पहले भी हुई हैं, इससे सरकार ने, सुरक्षा बलों ने कोई सबक नहीं सीखा है। वो सबक इसलिए नहीं सीखा है क्योंकि हमने देखा है, मैं तो इस एरिया में काफी समय से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने हर मुठभेड़ को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत जांचा परखा है। इसमें बड़ी जो समस्या सबसे खड़ी होती है वो ये है कि हर हमले के बाद, हर एम्बुश या हर एनकाउंटर के बाद किसी भी तरह का पोस्टमार्टम नहीं होता, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे आपको याद होगा 2010 में, अप्रैल 2010 में एक बड़ी मुठभेड़ में, बिल्कुल इसके पास हुई जहां आज की मुठभेड़ हुई, उसी एरिया में 75 सीआरपीएफ पर्सनल और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस वक्त सरकार ने राम मोहन कमेटी का गठन किया जिन्होंने कुछ ही हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ये सिर्फ 2010 का मामला नहीं, और भी कई सारी मुठभेड़ हुई, 2014 में हुई है, 2015 में हुई है। हर बार एक इंक्वायरी होती है, नहीं होती, किसी को कुछ पता नहीं है। और जाहिर सी तौर पर बात यह है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती तो उससे कोई लर्निंग नहीं होती, उससे कोई सबक नहीं मिलता। तो इसलिए ये मुठभेड़ें होती रहती है। जी, जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के बीच में बेहतर तालमेल पर कई बार चर्चाएं हुई हैं और जैसा आपने अभी कहा कि इन इलाकों में विकास पर भी काफी जोर दिया गया है, लेकिन नक्सलियों ने फिर इस भीषण हमले से जता दिया कि उन्हें ये सब मंजूर ही नहीं। तो आखिर क्या हो सकता है इस समस्या का हल? देखिए, इस समस्या का हल सिंपल है। वो ये है कि सबसे पहले आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी, मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कई बार हमको लगा कि शायद माओवादी बातचीत के लिए सीरियस है, लेकिन इन हाइंडसाइड हमने पाया कि माओवादी भी बातचीत के लिए सीरियस नहीं है। और जब भी वो बातचीत के लिए आगे आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो थोड़ा टाइम बाय कर सके और रीग्रुप कर सके। ये बार बार हमने देखा है। तो इसलिए माओवादियों से बातचीत करने का तो कोई सिलसिला शुरू नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है कि इस एरिया में आप डेवलपमेंट कार्य कीजिए। ये बहुत आपको मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। इसमें कोई रेवेन्यू मैपिंग नहीं हुई थी, किसी भी तरह का डेवलपमेंट कार्य नहीं हुआ था। मलेरिया रैंपेंट है, गरीब लोग जो 20 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया है। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं ऐसे माओवादी गुरिल्लाओं से मिला हूं जो पहली बार 20-20 साल, 15-15 साल सीपीआई माउस में रह के एक बार शहर आए और उन छोटे से शहर, भद्राचलम जैसे शहर जो तेलंगाना में है, और शहर के साथ विकास उन्होंने देखा और वो कभी वापस ही नहीं गए। और भद्राचलम कोई बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा शहर नहीं है, या राजधानी रायपुर जैसा या हैदराबाद जैसा शहर नहीं है। ये छोटा सा टाउन है, पर उस टाउन के भी इतना विकास देख के वो कई लोग वापस नहीं गए। तो विकास लाना बड़ा जरूरी है। इसमें सड़क निर्माण बड़ा जरूरी है, जो कि छत्तीसगढ़ और बाकी एरियाज में हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है ताकि ये सुरक्षा बल जो है अंदर जाए। और जो नई जनरेशन है आदिवासियों की, उनके एजुकेशन के लिए उनको मेन स्ट्रीम में लाना,
उनके लिए जॉब्स का इंतजाम करना, उनकी एजुकेशन का इंतजाम करना, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज का इंतजाम करना। क्योंकि अभी भी कुछ पॉकेट्स में हमको ये जानना होगा कि कई सिंपैथेटिक एलिमेंट्स हैं अभी भी आदिवासियों के बीच में। हालांकि वो जो माओइस्ट के प्रति जो सहानुभूति थी वो बहुत हद तक कम हुई है। तो कई जगह पर डर के मारे भी आदिवासियों को उनका समर्थन करना पड़ता है, और अगर वो समर्थन नहीं करते तो उन्हें बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या की जाती। बार बार हमने देखा है तो पिछले कई सालों में माओइस्ट आउट ऑफ डेस्परेशन भी कई बार बहुत ही इनोसेंट आदिवासियों की हत्या कर चुके हैं। तो इस पर यही तरीका है। लेकिन इसके बीच में ऐसी मुठभेड़ों में इतने लोग न मारे जाए, इतने जवान न मारे जाए, इसके प्रति भी सरकार को किसी न किसी तरीके का प्रोसीजर अपना होगा। क्योंकि हमारे देश में बड़ी त्रासदी ये है कि जो जवान है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो एक्सपेंडेबल है। वो मतलब ऐसे मामलों में कुर्बानी का बकरा बन जाते हैं। तो इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं है कि 22-23 जवान शहीद हुए हैं और इनकी ट्रेनिंग पर कितना खर्चा हुआ। अब इसमें आप देखिए 8 कोबरा कमांडो है, और कोबरा कमांडो कोई ऑर्डिनरी सीआरपीएफ का कार्ड नहीं होता। वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए उसको विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, और वो ट्रेंड होता है। लेकिन उसके बावजूद भी 8 कोबरा कमांडो 7-8 कोबरा कमांडो इसमें मारे गए। तो क्यों मारे गए? ये उस एरिया में क्या करने गए थे? क्या वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे काम कर रहे थे? पर इंटेलिजेंस इनपुट पे काम करे तो इतने बड़े एम्बुश में कैसे फंस गए? तो ये इसकी एक इंक्वायरी सीआरपीएफ को करनी चाहिए, इसकी एक इंक्वायरी स्टेट पुलिस को करनी चाहिए, और वो इंक्वायरी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि खामियां कहाँ हैं और ये खामियां दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने ये देखा है कि इसके बारे में बस एक चुप्पी साध ली जाती है, एक गन सैल्यूट होगा अलग अलग शहरों में, और उसके बाद सरकार कहेगी कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं या उनको नहीं बख्शा जाएगा। वो तो ठीक है, उनको नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन कम से कम इसका एक पोस्टमार्टम हो, पता चले कि गलतियां कहाँ हुई हैं, ताकि इन गलतियों से सीख लें और आगे ऐसे एनकाउंटर्स में लोग न मारे जाए। क्योंकि 22, 24, 25 लोगों का और ऐसे ट्रेंड लोगों का ऐसे एम्बुशेस में मरना कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है। जी, राहुल पंडिता जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुख। पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे। 1979 में देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई में खुला। 1993 में फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती का निधन। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात समेत कई राज्यों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान। वहीं केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश का अलर्ट। अब बारी सुविचार की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, अधिकार खोकर चुप बैठे रहना सबसे बड़ा पाप है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।